नमस्कार। आज की वीडियो में हम संतुलन की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संतुलन की संकल्पना के बारे में पढ़ें तो इससे पहले आवश्यक है कि संतुलन का अर्थ क्या है यह जानें। अगर भूतल की बात करें तो इसके ऊपर कहीं पर्वत, कहीं पठार, मैदान, झीलें, महासागर आदि पाए जाते हैं और इनके आकार में भी बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थित हैं। तो इनसे यह प्रकट होता है कि ये जो आकृतियां हैं ये निश्चित ही किसी एक नियम के अनुसार संतुलित हैं। अन्यथा अगर हम देखें तो इनका वर्तमान रूप में ऐसे स्थित रहना कठिन था, क्योंकि जब भी कभी अगर इसके संतुलन में कुछ परिवर्तन होता है तो इसके कारण क्या होता है, भयंकर भू हलचल होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें भू परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संतुलन की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर जो क्षेत्र स्थित है उसमें हम काउंट करेंगे पर्वत, पठार, मैदान, और वही गहराई में स्थित क्षेत्र, गहराई में यानी कि झीलें हो गई, समुद्र हो गए। तो इसमें भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दिशा को ही क्या कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। यानी कि Isostasis simple mean is a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basin of on a rotating earth। तो इसमें क्या है कि जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है इसके ऊपर में स्थित और इसके नीचे गहराई में स्थित क्षेत्रों में भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही क्या कहते हैं, संतुलन कहा जाता है। अगर हम संतुलन की बात करें तो संतुलन जो शब्द है यानी कि आइसोस्टेसी शब्द है, यह ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है। आइसोस्टेसियस जिसका अर्थ क्या है, समस्थिति। और अगर हम देखें समस्थिति जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रतिपादन देखें या फिर सबसे पहले इसका प्रयोग है, यह अमेरिका का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो कि डटन थे। डटन ने कब किया, 1889 में इसका प्रयोग किया। और इनका जो मूल उद्देश्य था या फिर मुख्य उद्देश्य क्या था, भूतल के असमतल भागों पर, अर्थात जैसे कि धरातल के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे उठे हुए भाग हुए, ऊंचे उठे हुए भाग कौन कौन से, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, और वहीं इसके नीचे धंसे हुए भाग जिसमें क्या है, स्थिरता और संतुलन स्थापित करना था। तो इस आधार पर क्या है, डटन ने यह मत दिया कि जो पृथ्वी के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, और वहीं समुद्र की तली में स्थित पदार्थों का भार है वह क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि बराबर होने के कारण क्या है, डटन के अनुसार जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं अगर उनका घनत्व कम है और जो नीचे धंसे हुए भाग है अगर उनका घनत्व अधिक है तो इस सब का भार क्या है, एक जो कोई रेखा है जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी रेखा को उन्होंने क्या कहा है, या फिर इस आधार तल को उन्होंने समद्वाब तल यानी कि लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, या फिर समतोल तल आइसोस्टेसिक लेवल, या फिर क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन कहा है। इसके बाद अगर हम बात करें संतुलन के सिद्धांत की, तो संतुलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह अचानक ही भूगोलवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। उसका कारण क्या था कि 1859 में सिंधु और गंगा के मैदान पर क्या है, अक्षांशों के निर्धारण हेतु एक भू सर्वेक्षण, जो कि भारत के सर्वेयर कौन थे, इनमें जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके निर्देशन में हो रहा था। और उस समय अगर हम देखें कि दो स्थान थे, दो स्थान कौन कौन से थे, कल्याण और कल्याणपुर थे। इन दोनों स्थानों का क्या था, अक्षांशीय माप अगर देखें त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के आधार पर लिया गया। तो इनके माप में क्या है, मुख्य रूप से जो अंतर आया वह 5.236 था। तो ये जो अंतर आ गया, तो इसमें क्या था कि जो कल्याण गांव था वह तो हिमालय से मात्र 60 मील की दूरी पर ही था। और अगर इन दोनों के मापों में अंतर देखें तो उसका कारण पूछा कि इनके अंतर में कारण क्या आया है, कारण क्यों आया है, तो एक एयरी महोदय थे। एयरी ने इसमें क्या बताया कि जो हिमालय है, अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण आया है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वह क्या कर रहा है, इसके पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसके कारण इसमें आकर्षण का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यह क्या है, इसमें अंतर आया है। अगर हम एयरी की संकल्पना की बात करें, जो जॉर्ज एयरी थे, इन्होंने कौन सी संकल्पना दी है, तो जॉर्ज एयरी की संकल्पना के लिए हम देखते हैं कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वह खोखला नहीं हो सकता,
वास्तव में उसमें क्या है कि अभी उन्होंने कहा था ना कि हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह जो है मतलब कि अंतर आया है। तो इसमें कई लोगों ने कह दिया कि हिमालय क्या है कि अंदर से खोखला होगा और वह क्या है इतना आकर्षण नहीं कर पाएगा। लेकिन एयरी ने क्या कहा कि हिमालय का आंतरिक भाग है वह खोखला नहीं हो सकता। अगर वास्तव में देखें तो यह अधिक पदार्थों का भाग नीचे से कम पदार्थों द्वारा संतुलित हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है यानी कि ऊपर की पपड़ी है, इसमें अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में ये क्या है तैर रही है। और वहीं अगर सियाल देखें तो सियाल यानी कि अभी आपको जो पिछली वीडियोस में बताया था जॉली वाली सियाल और सीमा की, उसमें बात की थी कि जो सियाल है वह क्या है, वह सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है, लेकिन उसके अधः स्तर के ऊपर क्या है, ऊपर का जो भाग है वह भी क्या है तैर रहा, लेकिन वह जो भाग है वह भी तैर नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखें कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया है कि जैसे मान लो कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यह एक अपना धरातल है, धरातल की यह एक क्या है बेस लाइन है। जो एयरी महोदय ने बताया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ जो धरातल के हमें ऊपर दिखाई दे रही है, जैसे मान लो ये कोई पर्वत हो गए या फिर पठार हो गए, एज अ एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जो भी चीज़ जो धरातल के ऊपर दिखाई देती है वह क्या है उसका 9 गुना हिस्सा क्या है धरातल के नीचे पड़ा हुआ है, और 9 गुना हिस्सा उसका धरातल के नीचे है, यानी कि सिर्फ अपने को जो 1 गुना हिस्सा है वह ही दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या है वह जो है वह धरातल या फिर भूतल के ऊपर कोई भी चीज़ क्या है स्थिर है या फिर टिकी हुई है। तो अगर हम यही चीज़ मान लें जो एयरी ने बताया था कि कोई भी जो धरातल के भूतल के ऊपर एक हिस्सा और उसकी गहराई में 9 गुना हिस्सा उसका स्थित है, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हिमालय की जो ऊंचाई है वह क्या है 8,848 मीटर है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं जो हिमालय की ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। लेकिन अगर हिमालय की जो ऊंचाई 8,848 वह ऊपर है, तो अगर हम इसको 9 से गुना करेंगे तो क्योंकि धरातल के नीचे 9 गुना उन्होंने माना है ना, तो इस आधार पर इसका आंसर आ जाएगा 79632। तो यानी कि 79,632 मीटर की गहराई पर ये क्या है नीचे स्थित है। तो आप सोच सकते हो कि इतनी गहराई पर कोई चीज़ स्थित हो सकती है। तो हालांकि ये इन्होंने एयरी महोदय ने ये चीज़ उन्होंने ये क्या है स्तंभों के आधार पर इन्होंने ये स्पष्ट किया है। ये उन्होंने क्या है समान घनत्व वाले कास्ट के अलग अलग क्या ले लिए टुकड़े ले लिए। अब ये उन्होंने जो टुकड़े ले लिए, जितना भाग जो धरातल के ऊपर भूतल के ऊपर दिखाया है उसका 9 गुना हिस्सा क्या है उन्होंने धरातल के नीचे दिखाया है। तो इस आधार पर एक जो इनकी मेन कोटेशन है वो क्या बताई गई है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है और उनकी गहराई में क्या होता है परिवर्तन होता है। हालांकि कोई भी चीज़ जो है वो चाहे जितनी मर्जी ऊपर उठी हुई है या फिर नीचे है, लेकिन उनका जो घनत्व है वह क्या होगा बराबर होगा, और बराबर होने के कारण उसके घनत्व में क्या है उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। तो ये एयरी महोदय ने बताया है, यानी कि जो चीज़ जितनी अपने को भूतल के ऊपर दिखाई देती है उसके 9 गुना नीचे वह क्या है धरातल में स्थित है। तो इस प्रकार अगर हम जैसे अभी मैंने आपको हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल बताया, तो हिमालय पर्वत के एग्जाम्पल से हम यह सोच सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, और आंतरिक संरचना में भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान में क्या होती है वृद्धि होती है। लेकिन इस आधार पर अगर हम देखें जो हिमालय की गहराई आ गई, इसमें आ गया 79,632 आ गई, जो इतनी गहराई आ गई मीटर में। अगर हम इतने मीटर की गहराई पर जाएंगे तो इसके कारण तो नीचे से हिमालय अब तक क्या हो जाना चाहिए था पिघल जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इतनी गहराई पर चले जाएंगे तो तापमान में तो बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो इस आधार पर तो तापमान अब तक पिघल जाना चाहिए, हिमालय अब तक पिघल जाना चाहिए था। तो इस आधार पर क्या है कुछ इसको भ्रामक सा बताते हैं कि यह क्या है एक काल्पनिक थ्योरी है जो एयरी महोदय ने दी है। इसके बाद अगर हम बात करें
प्राट महोदय की। जो प्राट महोदय ने अपना सिद्धांत दिया, तो प्राट महोदय ने भी कल्याण और कल्याणपुर जो दो गांव थे, जिसमें क्या है अंतर कितना आया था, 5.236 का जो अंतर आया था, तो उसी को आधार मानकर उन्होंने क्या बताया कि जो हिमालय है उसका औसत घनत्व कितना है, 2.75 है। और उसी के आधार पर अगर इसकी गणना की जाए, यानी कि इसके आकर्षण शक्ति की, कि इतने घनत्व वाला जो हिमालय है वह कितना चीज़ को आकर्षित करता है, तो उसमें जो घनत्व के बारे में अगर इसकी गणना की गई तो उसमें पता चला कि इसका अंतर कितना होना चाहिए था, 15.885 होना चाहिए था, जो कि आया कितना है, 5.236। तो इस प्रकार उन्होंने क्या माना कि यह पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर रहा है। तो प्राट ने हिमालय की चट्टानों और समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व क्या है, मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व क्या है, समुद्र तली से कम होता है। यानी कि जो चीज़ जितनी ऊपर उठी हुई है उसका घनत्व दूसरे क्या है, उतने दूसरी चीज़ से उतना ही कम होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो प्राट महोदय ने बताया है, उन्होंने बताया कि ऊंचाई और घनत्व में क्या संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया, कि जो चीज़ जितनी ऊपर उठी हुई है उसका घनत्व उतना ही क्या कम है, और जो चीज़ जितनी नीचे उसका घनत्व उतना ही क्या है, अधिक है। तो इस आधार पर क्या है, उन्होंने अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि जो इसके अगर लेवल की बात करें तो प्राट के अनुसार इसके नीचे एक क्या है, क्षतिपूर्ति रेखा है, धरातल के नीचे, भूतल के नीचे, जिसके ऊपर क्या है कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी ऊपर उठी हुई हो, कितनी भी नीचे हो, लेकिन जो एक क्षतिपूर्ति रेखा है वह उसके ऊपर सभी का क्या है, नीचे घनत्व समान है। एक स्तंभ के घनत्व क्या है, कभी नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर जरूर आ जाता है। तो इसी कारण उन्होंने अपना मत दिया, जैसे कि जिसको यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपना एक मत दिया कि क्या है, धरातल के नीचे अगर हम देखें तो एक क्षतिपूर्ति लाइन है, यानी कि लाइन ऑफ कॉम्पनसेशंस है, जिसके ऊपर जो भी कोई स्तंभ है वह जितना भी ऊपर उठा है, चाहे कोई कम ऊंचाई वाला है चाहे कोई अधिक ऊंचाई वाला है, लेकिन वह जो क्षतिपूर्ति रेखा है उसके ऊपर क्या है, वो सभी समान हो जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर उन्होंने जो है अपना प्राट ने प्रतिपादन किया मत। अगर हम प्राट के अनुसार देखें तो जैसे उन्होंने ये क्षतिपूर्ति रेखा मान ली, ठीक है ना, धरातल के नीचे एक क्षतिपूर्ति रेखा है। अब इसके ऊपर जैसे उन्होंने एज अ एग्जाम्पल लिया कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में क्या किया, संतुलन की स्थिति स्थापित करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखे तो जैसे ये जो क्षतिपूर्ति लाइन है इसके ऊपर चांदी, जस्ता, पायराइट, टिन हो गया, लोहा हो गया, तो ये क्या है, अलग अलग मतलब कि उन्होंने अलग अलग घनत्व वाले जो है अलग अलग ऊंचाइयों वाले एक अलग अलग ऊंचाइयों वाले क्या है कुछ ऐसे स्तंभ ले लिए, या फिर इसमें क्या है कि अलग अलग ऊंचाइयों के आधार पर उन्होंने इसमें अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने इसमें क्या चीज़ बताई कि ऊंचा स्तंभ है उसका कम घनत्व होगा, लेकिन जो नीचा स्तंभ है उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो इसी के आधार पर उन्होंने यह बताया कि घनत्व में अंतर अगर देखें तो केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर में यह नहीं होता है। और इसी के आधार पर जो प्राट महोदय थे उसका विश्वास अगर देखें तो वो किस नियम में हो गया, तेराव के नियम पे हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि क्षतिपूर्ति जो एक तल था जिसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि कोई भी चीज़ जो ऊपर जितनी उठी हुई है या फिर नीचे है तो उनका घनत्व जो क्या है, नीचे क्या है, एक समान तल पे हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी में देखें कि क्या है कि कोई भी चीज़ जैसे पर्वत है, पठार है, वो जितना भी चाहे ऊपर क्यों ना उठा हुआ हो या फिर अधिक ऊंचाई का हो या फिर कम ऊंचाई का हो, लेकिन वो क्षतिपूर्ति रेखा पर सभी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो यह जो चीज़ बताई है यह किसने बताई है, यह प्राट महोदय ने बताई है। अगर हम इन दोनों के मतों की तुलना करें, प्राट और एरी के मत की, तो इसमें आप लोग इस डायग्राम से इसको समझ सकते हो कि जैसे एक क्या है, ये धरातल है, धरातल के नीचे अगर हम देखें कि जो चीज़ प्राट ने एरी महोदय ने माना जो चीज़ जितनी ऊपर उठी हुई है उसका 9 गुना हिस्सा क्या है, धरातल के नीचे है, ठीक है ना। अब ये कम ऊंचाई वाली है तो इसका थोड़ा कम हिस्सा हो गया, यानी कि पर हिस्सा जो है वो 9 गुना नीचे है। लेकिन अगर हम प्राट महोदय की बात करते हैं तो प्राट ने क्या लिया है, क्षतिपूर्ति तल लिया है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एक क्षतिपूर्ति रेखा ली है। यह तो अपना क्या हो गया, भूतल हो गया,
भूतल के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो यह जो भूतल है इसके नीचे क्या है कि जैसे अगर हम भूतल की बात करें तो इसके नीचे एक क्षतिपूर्ति रेखा है। क्षतिपूर्ति रेखा के ऊपर क्या है, कोई भी चीज़ जो जितनी ऊपर उठी हुई है वह सब क्या है नीचे उसके एक समान ही स्थित है। वह एरी महोदय के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि कोई चीज़ जो ऊपर है वह उसका 9 गुना भाग नीचे है, फिर जो ज़्यादा ऊंचाई पर है उसका ज़्यादा भाग हो गया, जो कम ऊंचाई पर है उसका कम हो गया। लेकिन प्राट महोदय ने क्या माना कि ऐसे अधिक या कम ऊंचाई की कोई नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्षतिपूर्ति रेखा जरूर पाई जाती है जिसके ऊपर क्या है सभी का घनत्व समान होता है। तो इस आधार पर क्या है इन्होंने अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया। हालांकि इसके बाद इसमें हिस्कमैन हो गया, हैफोर्ड हो गया, बोवी हो गया, इन सभी में भी अपने अलग अलग इसमें मत प्रतिपादन किए, लेकिन जो एरी और प्राट महोदय थे इनका क्या है, इनके मत को मेन महत्व दिया गया कि एरी ने क्या किया है कि जो चीज़ जितनी ऊपर है उसका 9 गुना भाग धरातल के नीचे है, और प्राट महोदय ने एक क्षतिपूर्ति रेखा की बात की है कि अधिक ऊंचाई वाले भाग का कम घनत्व और कम ऊंचाई वाले भाग का अधिक घनत्व है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति रेखा यानी कि सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या है सभी एक जैसे हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको संतुलन के सिद्धांत के बारे में समझ आ गया होगा कि संतुलन क्या है, कि किसी भी चीज़ का संतुलन कैसे स्थापित है। कोई पर्वत, पठार, मैदान, झील जो है वो किस तरह से अधिक ऊंचाई पर या अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण भी धरातल पर क्या है अपना एक संतुलन स्थापित किए हुए हैं। तो इसके बारे में जो मत दिए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इस सब को आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना और डायग्राम को भी बना लेना। धन्यवाद।